गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को, और यूनिट नंबर जो थी वो 4 चल रही थी। नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी एवं मूल कण भौतिकी, एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल। और जो टॉपिक था वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में जो मैंने बताया था उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने इससे पहले कंजर्वेशन लॉ पढ़े, और कंजर्वेशन लॉ के अंदर हमने एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ पहले पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ अब पढ़ रहे हैं फिलहाल, जिसमें पहला है आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ। आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ हम इसमें पढ़ेंगे। इसकी मैंने डेफिनेशन दे दी थी, और साथ में ये भी कहा था कि ये आइसोस्पिन यदि कंजर्व रहता है तो इसका मतलब परबल अन्योन क्रिया में वो अभिक्रिया संभव है। और यदि नहीं रहता तो ऑब्वियसली बात है कि वो परबल में नहीं तो कम से कम दुर्बल अन्योन क्रिया में तो वो वैलिड होगी ही होगी। और अभी हमारे पास जो आइसोस्पिन है उसको निकालने का हमने तरीका सीखा था कि आइसोस्पिन कैसे निकालते हैं, उसका रीजन क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो कण होते हैं वो ट्रिपलेट, डबलेट और सिंगलेट के अंदर किस तरह से डिवाइड होते हैं, और उनकी स्पिन, आइस स्पिन हम कैसे निकालते हैं। 2i प्लस का 1 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आपको रखने हैं जिसकी फैमिली में जितने हैं। जैसे कि इसमें सिंगलेट था तो इसमें हमने 1 रखा, फिर दिक्कण होते इसमें 2 रखेंगे, और त्रिकण होते तो उसमें हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। सोल्व करने के बाद आपको सिंपल ही स्पिन मिल जाएगी, यहाँ पर 1 आएगा ना, स्पिन मिल जाती है। तो इस तरह से हमने स्पिन निकाला। अब देखा कि स्पिन निकालने के बाद हम आइसो स्पिन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइसो स्पिन निकालने का तरीका हमारे पास क्या था कि जो सिंगलेट होंगे उनके लिए तो अपन कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और जो डबलेट हैं उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया कि i3 का जो मान होंगे वो 2i प्लस 1 मान होंगे, 2i प्लस 1 मान होंगे। और उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास i की वैल्यू है वो रखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सिंगलेट की, तो सिंगलेट के लिए i की वैल्यू 0 होती है, तो आप जहां पर 0 रखो तो 1 बचेगा। इसका मतलब उसका 1 मान होना चाहिए, और 1 मान कितना रहेगा, ये रहेगा। ओके, फिर i3 का मान हमारे पास 1/2 है, तो आप इसमें रखोगे तो इसमें हमारे पास आते हैं 2 मान। तो 2 मान कौन कौन से होंगे, -½ और +½ अब आप ही कहोगे 2 मान -1 +1 भी तो हो सकते थे। हाँ, हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसमें एक फॉर्मूला और लगाओगे i3 का, और वो हमारे पास होता है कि q माइनस का q बार, ये हमारे पास पार्टिकल का चार्ज है, ठीक है, और ये हमारे पास औसत चार्ज है, एवरेज चार्ज, ठीक है। और एवरेज चार्ज निकालने का तरीका ये है, अभी देखो एक समस्या हो गई थी बीच में, कमेंट भी आया उसका। तो आपने एक बात कही कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, प्लस मान लेते हैं। लेकिन जब आप एवरेज निकालते हो तो उसमें आप लिखते हो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, यानी कि 0 प्लस का 1, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि राशियों की संख्या बटे राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी होगी, 2 है, तो उसके बाद इसका एवरेज कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन के लिए निकालोगे आप, यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन के लिए निकालोगे i3 का मान, तो i3 रहेगा, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, और एवरेज चार्ज कितना हो गया, 1/2, तो हो जाएगा i3 माइनस का 1/2 न्यूट्रॉन के लिए है। और जब आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो i3 की जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी, प्रोटॉन का चार्ज 1 और इसमें से कितना घटा देंगे, हाफ, तो i3 बचेगा आपके पास 1/2। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमने टेबल के अंदर सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया था इस तरह से। देखो ये टेबल के अंदर हमने डिस्कस किया था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए मैंने स्पेशली बताया था ये हाफ होता है, इसके लिए -½ होता है। और आप वैसे नॉर्मल याद करने का जो तरीका है वो ये है कि जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसके लिए हम +½ ले रहे हैं, और या फिर प्लस वैल्यूज ले रहे हैं, और जिसके लिए चार्ज कम है उसके लिए माइनस वैल्यू या 0 वैल्यू हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये था π+, तो इसमें ज़्यादा चार्ज है इसका 1, इसके कम है तो इसमें 0 लेंगे, इसमें कम है तो इसका -1 ले लेते हैं। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो मैंने जो आइसो स्पिन और आइस स्पिन बताई थी वो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा मैंने एक डेफिनेशन और लिखवाई थी आपको कंजर्वेशन लॉ की, अभी शायद मैंने स्टार्टिंग करके लिखवा दिया था उसको, कि परबल अन्योन क्रियाओं के द्वारा होने वाली मूल कणों की अभिक्रियाओं में i और i3 क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। लेकिन हालांकि इसको देखा जाए तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। ये भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो आपको स्पिन कंजर्वेशन होना चाहिए, और आइसो स्पिन सॉरी, और आइसो स्पिन का तृतीय घटक भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो आपको दोनों नियम मैं लिखवा देता हूँ।
पहला तो इसमें रहेगा समभारिक प्रचक्रण के संरक्षण का नियम। समभारिक प्रचक्रण प्रचक्रण के संरक्षण का नियम के संरक्षण का नियम। तो इसमें तो आप क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे कि प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें आप हमेशा प्रबल यूज करेंगे। और उससे पहले आप तो लिखते थे कि ये सभी अभिक्रियाओं में, ये मूल कणों की अभिक्रियाओं में संरक्षित रहना चाहिए, ये संरक्षित रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा होने वाली मूल कणों की अभिक्रिया में आइसोस्पिन संरक्षित रहती है। और एक चीज और, यहाँ पर इस नियम की पालना केवल विद्युत चुम्बकीय और दुर्बल अन्योन्य क्रिया में नहीं होती, केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रिया में, इसलिए हम इसको सन्निकट संरक्षण नियम भी इनको बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यह नियम, यह संरक्षण नियम दुर्बल व विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में नहीं होती। अन्योन्य क्रिया में नहीं होती है, यह केवल प्रबल अन्योन्य क्रिया में होती है, प्रबल अन्योन्य क्रिया में होती है। अतः इन्हें हम सन्निकट नियम बोलते हैं, सन्निकट संरक्षण नियम कहते हैं। वैसे मैंने आपको जब एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ बताया तो उसके अंदर भी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, ठीक है। अब इसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि पाई माइनस और एक प्रोटॉन मिलकर के बनाते हैं सिग्मा माइनस प्लस के प्लस के अंदर। अब आप इसके अंदर आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, तो आई का जो मान है आप निकालोगे इसके लिए। तो इसके लिए हमारे पास, यानी कि पाई माइनस के लिए आई का मान कितना होता है, 1 होता है, और प्रोटॉन के लिए आई का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पर आप सिग्मा माइनस के अंदर देखोगे तो इसकी वैल्यू आई की 1 होती है, प्लस के प्लस के लिए यहाँ पर कितनी होगी, हाफ। तो इधर भी हमारे पास कितना है, 3/2, और इधर भी कितना है, 3/2, यानी कि इसमें आइसोस्पिन कंजर्व नियम लग रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं, देखो, इसलिए आपको मैं अलग अलग नियम पढ़ाऊंगा। एक हमारे पास है पाई माइनस प्लस प्रोटॉन ही टूट रहा है सिग्मा प्लस और प्लस के माइनस के अंदर। आप देखें, उसके अलावा अभी हम एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ की बात नहीं कर रहे, हम सीधे ही प्रबल अन्योन्य क्रिया में होने वाले जो अप्रोक्सीमेट लॉ है उनको लगा रहे हैं। सारे नियम भी आपको लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो आप पहले निकालेंगे। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस पी की वैल्यू के लिए कितना है, 1/2 है, और इधर आप देखोगे सिग्मा के लिए 1 है, और इसके लिए भी अपने पास कितनी है, 1/2 है। तो ये हमारे पास इधर भी 3/2 हो गया, और इधर भी क्या हो गया, 3/2। तो यहाँ पर भी हमारे पास आइसोस्पिन क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। यानी कि यह अभिक्रिया आप लिख सकते हो, यह अभिक्रिया प्रबल अन्योन्य क्रिया में संभव है।
संभव है। दूसरा हमारे पास है आइसो स्पिन कंजर्वेशन लॉ। आइसो स्पिन कंजर्वेशन लॉ, तो इसमें भी आप ये लिखोगे I3 संरक्षण नियम, I3 के संरक्षण नियम, और इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो समभारिक का तृतीय घटक, समभारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक, समभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक संरक्षण नियम, ऐसा लिख सकते हो आप। तो इसमें भी आप सिंपल वही लिखोगे कि परबल और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया के द्वारा होने वाली, परबल व विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा, अन्योन्य क्रिया के द्वारा होने वाली मूल कणों की अभिक्रियाओं में, होने वाली मूल कणों की अभिक्रियाओं में समभारिक प्रचक्रण का तीसरा घटक कंजर्व रहता है। समभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक यानी कि I3 संरक्षित रहता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि I3 कंजर्वेशन अलग है और I कंजर्वेशन अलग है, ऐसा क्यों? ये भी एक सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो मैंने अभी आपको एक अभिक्रिया पढ़ाई, पाई माइनस प्लस पी बदल जाता है सिग्मा प्लस और के माइनस में, जिसमें I का जो मान है वो कंजर्व हो रहा है, और I कंजर्व होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया परबल अन्योन्य क्रिया में संभव है। लेकिन एक बार इसी अभिक्रिया को दोबारा से लिख लीजिए, एग्जाम्पल कि हमारे पास है पाई माइनस और प्रोटॉन मिलकर के बना रहे हैं अपने पास सिग्मा प्लस और प्लस के माइनस। सिंपली आप एक बार चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए, -1 + 1 0, +1 -1 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें I का मान चाहिए सबसे पहले। I के लिए हम देखेंगे 1 प्लस इसके लिए हाफ होता है, और इधर आप देखोगे 1 प्लस इसके लिए कितना होता है, हाफ। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है, वैलिड है, वैलिड है क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर। लेकिन जब आप I3 की बात करोगे तो I3 के अंदर देखिएगा पाई माइनस की वैल्यू होती है -1 और P के लिए होता है +½ और इधर आप देखोगे सिग्मा प्लस के लिए कितना होता है, सिग्मा प्लस के लिए होता है +1 और K माइनस के लिए होता है -½ कैलकुलेट कर लीजिए, इधर रहेगा -½ और इधर रहेगा आपके पास +½ अब आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। यहां पर हमारे पास I तो कंजर्व है लेकिन I3 कंजर्व नहीं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें आइसो स्पिन तो कंजर्व रहेगा लेकिन आइसो स्पिन का तीसरा घटक कंजर्व नहीं रहेगा, और यदि तीसरा घटक कंजर्व नहीं है तो क्या होगा, तो यह अभिक्रिया परबल अन्योन्य क्रियाओं में संभव नहीं होगी। ठीक है ना, तो आप लिखोगे यह अभिक्रिया परबल अन्योन्य क्रियाओं में, अन्योन्य क्रिया में संभव नहीं है। आप ये बोलोगे सर अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा है संभव है, और यहाँ पर आप इसी अभिक्रिया को लिखवा रहे हो संभव नहीं है। तो मैंने वहां पर केवल आइसो स्पिन कंजर्वेशन लॉ लगाया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप कंजर्वेशन लगाएंगे तो आप सीधे ही क्या लगाएंगे, आइसो स्पिन का तीसरा घटक लगाएंगे। आइसो स्पिन लगाने की आवश्यकता नहीं। यदि उसके अंदर आइसो स्पिन का तीसरा घटक कंजर्व है तो उसमें 100% I कंजर्व रहेगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जब भी आप आइसो स्पिन कंजर्वेशन लॉ लगाओगे तो उसमें आप सीधा तीसरा घटक लगा दो।
और जब आपको लगता है कि हमें तो दोनों लगाने, तो आप दोनों लगा के देख सकते हो। ऐसी आपको कोई भी अभिक्रिया नहीं मिलेगी जिसमें आई कंजर्व नहीं है और आई3 कंजर्व हो, ये ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं मिलेगी जिसमें आई कंजर्व है, सॉरी नहीं है, और आई3 कंजर्व रह जाए। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा है तो हम आई3 को सीधे ही अप्लाई करेंगे, आई3 को सीधे ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ था, जिसके हिसाब से हमने अलग अलग अभिक्रियाओं को पढ़ा। अब देखो मेरे पास काफ़ी समय हो गया है, 2-3 मिनट के लिए मैं अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके कुछ और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करके देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे निकाल। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न अभिक्रियाओं में ये संरक्षण नियमों का उपयोग कर निम्न अभिक्रियाओं की संभाव्यता बताइए कि वो संभावित है या नहीं। तो क्वेश्चन है इस तरह से कि निम्न अभिक्रियाओं की संभावना बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि कौन से अन्योन्य क्रियाओं में संभव है, तथा निम्न अभिक्रियाएं कौन कौन सी अन्योन्य क्रिया में संभव है। तो पहली मैं आपको लिख रहा हूं, इसमें जो है हमारे पास लैम्डा ज़ीरो प्लस न्यूट्रॉन ज़ीरो इज इक्वल टू सिग्मा माइनस और प्रोटॉन, ये अभिक्रिया है। अब देखो इसको अपन यदि एग्जाम पे इस तरह से आता है, वैसे ये राजस्थान 2014 में आया हुआ है, ये 2014 का क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना कि यह अभिक्रिया संभव है, और संभव है तो किन किन अन्योन्य क्रियाओं में संभव है। नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया में नहीं होगी, तो आगे होने का कोई चांस नहीं रहता। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आवेश आप चेक करेंगे तो आप बताएंगे चार्ज कितना है, यानी कि क्यू। तो आप क्यू निकालेंगे, इसके लिए इधर जीरो है, इधर जीरो है, और इधर आप देखोगे -1 और +1 है, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। ये वैलिड हो गया, आप ऐसे लिखोगे। जहां पर आपके पास इस तरह से नॉट इक्वल टू आ जाए वहीं आप रोक देंगे। उसके बाद आप देखो लेप्टोन नंबर की बात करें तो इसमें से कोई भी लेप्टोन फैमिली में नहीं है, तब फिर भी लिख लेते चलो। लेप्टोन संख्या आप निकालना चाहोगे तो सभी के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी इसमें लेप्टोन नहीं है, इसलिए ये भी लेप्टोन के हिसाब से क्या है, वैलिड है। यदि आप इसके अंदर बेरियन संख्या निकालना चाहते हो, बेरियन संख्या निकालना चाहते हो तो देखिए पहले के लिए जो बेरियन है, सारे के सारे बेरियन है और कोई भी एंटीपार्टिकल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1। आपको मैंने बेरियन संख्या पढ़ाई थी, टेबल बनवाई थी, वहां से आप देख भी सकते हैं लैम्डा 0 N0 सिग्मा माइनस P प्लस के लिए बेरियन संख्या कितनी है। तो आप दोनों तरफ देखोगे, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो आप लिखोगे डेल्टा बी का जो मान होगा वो 0 रहेगा। तो बेरियन संख्या के हिसाब से भी क्या है, वैलिड है। और अब आप बात करते हैं स्पिन की। यदि आप इसमें स्पिन भी चेक करना चाहो तो आप इसमें स्पिन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्पिन होगी वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो देखिए ये सारे के सारे बेरियन पार्टिकल हैं, और बेरियन पार्टिकल की जो स्पिन है वो अपने पास कितनी होती है, हाफ। तो आप लिखोगे हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ पर डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो भी कितना है, 0। आप यदि आइसो स्पिन की बात करोगे, आइसो स्पिन की बात करोगे तो आप देखोगे लैम्डा 0 के लिए आइसो स्पिन कितना होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है, हमारे पास हाफ होता है। इधर आप देखोगे तो सिग्मा माइनस के लिए कितना होता है, -1 होता है, और प्रोटॉन के लिए कितना होता है, +1/2 होता है। तो यहाँ पर हम आइसो स्पिन का तीसरा घटक लगाते हैं सीधा ना। तो इसके लिए देखो आइसो स्पिन का तीसरा घटक कितना रहेगा, -1/2, और इधर रहेगा इसके लिए -1/2, और ये रहेगा हमारे पास +1/2। ठीक, आप कैलकुलेट करेंगे तो इधर आपके पास बच रहा है -1/2, और इधर भी आपके पास कितना बच रहा है, -1/2, यानी कि आपका पास डेल्टा I3 की जो वैल्यू है वो भी कितनी रहेगी, 0। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है फिलहाल। तो आप लिख सकते हो ये सब, ये है अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया प्रबल और दुर्बल दोनों अन्योन्य क्रियाओं में संभव है। यहाँ लिख देता हूँ मैं।
यह अभिक्रिया प्रबल व दुर्बल अन्योन क्रियाओं में संभव है। अब आपके पास एक ही चीज बची है, स्ट्रेंज, विचित्रता। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर विचित्रता भी क्या है, कंजर्व है, यानी कि डेल्टा एस भी हमारे पास क्या है, कंजर्व है, जिसको आप बोलते हैं विचित्रता। ये हमारे पास है स्पिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, कंजर्व है। तो हम कह सकते हैं कि ये यदि सभी चीजें कंजर्व हैं तो ये अभिक्रिया दुर्बल अन्योन क्रियाओं में और विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रियाओं में और प्रबल अन्योन क्रियाओं में क्या रहेगी, संभव रहेगी। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास के अंदर हम विचित्रता की बात करेंगे, विचित्रता कैसे निकालते हैं, क्या होती है, किन किन पार्टिकल की विचित्रता क्या क्या होगी, सब चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। छोटी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा, और यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन बता दूंगा।